सो गोकू वर्सेस साइतमा, वन ऑफ द मोस्ट हेवीली डिबेटेबल टॉपिक इन ऑल टाइम, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस डिबेट को चलते हुए एग्जैक्ट 10 साल हो चुके हैं आज। और इन 10 सालों में ना जाने कितने फैन एनिमेशन, फैन मेड मांगास और पावर स्केलिंग वीडियोस देखने को मिल चुके इन दोनों के बीच की बैटल को लेके। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना, ज़्यादातर वीडियोस में किसी एक को एक तरफा जिताया गया है, जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है लॉजिकली, कॉज की इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर लेवल्स ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर हम इन दोनों के मांगा वर्जन्स को ऐड कर देना तो इन दोनों की पावर लेवल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। सो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स की ट्रू पावर लेवल को ब्रेक डाउन करेंगे और अंत में एक विनर डिक्लेयर करेंगे। और हाँ, टॉक्सिक फैंस, चाहे वो ड्रैगन बॉल के हो या फिर वन पंच मैन के, तुम लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, कॉज की तुम लोगों के एक्सपेक्टेशन पूरी तरीके से मिट्टी में मिलने वाला है आज। वन पंच मैन ये स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे ह्यूमन को जिसके पास गॉड लाइक पावर्स है, जो कि किसी को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नो मैटर हाउ बिगर दे आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। साइतमा बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो कि इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। साइतमा एबल हुआ अपने लिमिटर को तोड़ने के लिए बाय हिज ट्रेनिंग रूटीन। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग, 3 years कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे विदाउट एनी ब्रेक, जिसकी वजह से साइतमा का लिमिटर टूट गया, जो कि इसे अलाउ किया कि उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए इनफिनाइटली। लिमिटर एक्चुअली एक ग्रोथ लिमिट है जो कि गॉड्स ने हर लिविंग बीइंग के ऊपर सेट किया है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपर लिमिट छूने के बाद और ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन जो भी हो, साइतमा ने उस लिमिटर की धज्जी उड़ा दी, जिसकी वजह से उसे इमेंसली स्ट्रेंथ और स्पीड मिल गई। वन पंच मैन की दुनिया में मॉन्स्टर को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि उनके डिस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से रैंक होता है। टाइगर, डीमन, ड्रैगन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। गॉड लेवल थ्रेट उन बींग्स को कहते हैं जो कि प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन साइतमा के लिए गॉड लेवल थ्रेट भी कुछ भी नहीं है। साइतमा ने वन शॉट किया है लिटरली डीप सीकिंग को। ये वही डीप सीकिंग है जिसके सामने बहुत सारे एस रैंक हीरोज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतमा से, तब उसने लिटरली उसे वन शॉट करके ही रख दिया। लेकिन स्पेस में एक और बींग था जो कि वीक अपोनेंट से लड़ते रहते बोर हो चुका था, बोरोस, एलियन फ्रॉम स्पेस, जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था। और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जीतने के बाद वो अर्थ पे अटैक करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अपना साइतमा आ जाता है। बोरोस और साइतमा फेस टू फेस आता है और बोरोस उसे देखते ही समझ जाता है उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। साइतमा इससे पहले अपने हर अपोनेंट को बस अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बोरोस वो बाकियों की तरह नहीं था। साइतमा बोरोस को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन बोरोस को कुछ भी नहीं हुआ था। बोरोस पावर अप करता है जिसकी वजह से अर्थ को ही करने लगते हैं। बोरोस अटैक करता है साइतमा के ऊपर, बट साइतमा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोरोस की स्पीसीज अपने आप को एक बूंद ब्लड से भी दोबारा रिजनरेट कर सकती थी। साइतमा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से बोरोस के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन बोरोस दोबारा रिजनरेट हो जाता है और एक ही लात से साइतमा को अर्थ से मून तक भेज देता है, लेकिन साइतमा एक ही सेकंड में अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरोस और साइतमा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। बोरोस अपना कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन चार्ज करता है और साइतमा अपना सीरियस पंच। बोरोस और साइतमा के अटैक टकराते हैं और साइतमा के शॉक वेव से बोरोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरोस कहता है कि साइतमा स्टिल होल्ड बैक कर रहा था, उसके बाद बोरोस मर जाता है और साइतमा एक बार फिर अकेला था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में साइतमा ने सारे मॉन्स्टर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिवाय एक को छोड़ के। गाइस, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें रिवील किया जाता है गॉड को, मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पंच मैन, जिसे ब्लास्ट बहुत देर से स्टडी कर रहा था। ब्लास्ट इससे भी पहले गॉड के साथ इनकाउंटर कर चुका था, लेकिन इस बार गॉड का निशाना ब्लास्ट नहीं गारो था। गॉड गारो को पावर ऑफर करता है, लेकिन गारो उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन गारो गलती से गॉड के हैंड को छू लेता है, जिसके बाद उसे मिल जाती है पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और बन गया था वो कॉस्मिक गारो। गारो अर्थ पे वापस आता है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर नहीं था, वो अब बन चुका था गॉड। गारो ने साइतमा को मार के उसका खून तक निकाल दिया था और सारे हीरोज को डिफीट कर दिया था, इवन ब्लास्ट तक को भी। साइतमा बैटलफील्ड में वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि गारो ने ऑलरेडी जेनोस को मार दिया था। साइतमा ने उसके बाद डिसाइड किया कि अब वो होल्ड बैक तो कभी नहीं करेगा। साइतमा जेनोस का कोर पकड़ता है और गारो की ओर सीरियस लुक देखता है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा था, सीरियस पंचेस। साइतमा गारो की ओर अपना सीरियस पंच चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले वो पंच उसको लग पाता। गारो अपना साइतमा मोड ऑन कर लेता है और साइतमा की पावर्स को कॉपी कर लेता है और उसी के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है, लेकिन इससे पहले उनके पंचेस टकराते। ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके इन दोनों को जुपिटर पे पहुंचा देता है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के पंचेस में इतनी फोर्स थी कि वो अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते। इन दोनों के पंच के
ब्लैक में तो स्पेस में पूरा वॉइड बना दिया और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो अपनी एबिलिटीज को साइतामा के ऊपर यूज करता है लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। गारो हाइपर स्पेस गेट का यूज करता है लेकिन साइतामा उसे लात मार के ही फेंक देता है। साइतामा सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करता है और गारो समझ जाता है इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है तो मुझे भी इसकी स्ट्रेंथ को लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन गारो देखता है किसी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा क्योंकि साइतामा अपने आप को इन्फिनिटली ग्रो करता जा रहा था जिसकी वजह से उसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। साइतामा अपने पंचेस को पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था और अपने अगले पंच को पहले से 10 गुना ज्यादा और ऐसे ही चलता जा रहा था और आखिर में साइतामा इस सब से बोर हो जाता है और गारो के पंच को पकड़ता है और एक ही छींक से पूरे के पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस अभी तो पागलपंती शुरू हुई है। गारो समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है इसलिए वो साइतामा को सूरज के पास फेंक के खुद भागने की प्लानिंग करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। साइतामा गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है जिसकी वजह से गारो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। गारो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है सो इसलिए वो साइतामा को टाइम ट्रेवल सिखाता है और साइतामा से सीख भी जाता है। और गारो के कॉस्मिक फॉर्म्स में आने के तुरंत बाद साइतामा उसे एक पंच मार के उसे कॉस्मिक फॉर्म से बाहर निकल देता है। और हम अगर इसके फीट के बेसिस पे स्केल करें ना तो ये बड़े आराम से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर्स में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। रिसेंट चैप्टर ऑफ वन पंच मैन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्प्टी वॉइड को, द लीडर ऑफ द निंजा विलेज, जो कि हम लोगों की तरह एक नॉर्मल सा इंसान था लेकिन गॉड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो करप्टेड बन गया और ब्लास्ट के साथ बैटल में वो ब्लास्ट को ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर दे रहा था लेकिन जो भी हो ब्लास्ट विक्टोरियस मर्ज हुआ। ब्लास्ट ने एम्प्टी वॉइड को ऐसा इंजर किया था कि उससे रिकवर होने में उसे 15 साल लग गए थे और 15 साल बाद गारो की पावर कॉस्मिक अब्जॉर्ब करने के बाद एम्प्टी वॉइड फाइनली वापस आता है और वह फाइट करता है फ्लैश और स्पीड ऑफ साउंड सोनिक के साथ और गॉड की पावर का यूज करके उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भी हो ये दोनों ही रेजिस्ट कर लेते हैं और उसकी इल्यूजन्स को ब्रेक कर देते हैं। एम्प्टी वॉइड रिट्रीट कर लेता है और उसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हमें बताया जाता है कि एम्प्टी वॉइड के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है जिसकी मदद से वो इनफिनाइट पॉसिबिलिटी को देख सकता है और पैरेलल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली वो ऐसे डायमेंशन में चला जाता है जो कि पूरे कैजुअलिटी से ही बाहर होता है। एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अपना डायमेंशन कटिंग स्लैश यूज करता है बट साइतामा उसे 2 उंगली से ही रोक देता है और एक ही झटके में एम्प्टी वॉइड को उस रेलम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अटैक करता है बट साइतामा उसे एक पंच मार के उससे जमीन के अंदर गाड़ देता है जिसकी वजह से उसका गॉड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और एम्प्टी वॉइड बाकियों की तरह नॉर्मल बन जाता है। ओवरऑल मांगा साइतामा स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है सरपासिंग फ्रीजा जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन परफेक्ट सेल जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7 जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुएल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं जिससे सुपर सैयन गॉड
गॉड का दोबारा जन्म होता है, लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामोशी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरेस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरेस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरेस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरेस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरेस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे बीरेस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इससे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा सेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन और गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहां पर जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया, और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू फेस करता है लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली से। और गौर करने की बात है कि विश ने पॉइंट किया था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर गोकू और वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 10 मिलियन साल बाद कोई आजाद हो गया था जिसकी पावर्स एबिलिटीज कुछ हद तक मार्वल के गैलेक्टस जितनी थी, जो कि था मोरो द प्लैनेट ईटर,
जो कि गैलेक्टिस की तरह पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके प्लैनेट्स को खा के स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। गोकू व्हील्स के भाई मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर भी था, और मीरस ने उसकी मदद की उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए। और मीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू पहले से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। गोकू बैटलफील्ड में अराइव होता है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट बन चुका था। यहाँ तक कि गोहान और पिकोलो भी उसके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। गोकू अपने ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर देता है और फाइट करता है मोर यंगर एंड मोर स्ट्रॉन्गर मोरो से, जो कि काउंटलेस प्लैनेट्स को खा चुका था। लेकिन जो भी हो, ये भी काफ़ी नहीं था। मोरो के ऑफेंस गोकू के डिफेंसेस को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। मोरो 7-3 वर्स को खा जाता है, जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है किसी की भी एबिलिटी को कॉपी करने के लिए, और वो बन जाता है 7-3 मोरो। लेकिन मीरस समझ जाता है गोकू को यहाँ पे एक छोटे से इमोशनल पुश की जरूरत है अपनी एबिलिटीज को मास्टर करने के लिए। मीरस मोरो के ऊपर बिना सोचे हमला कर देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मोरो मीरस के नेक को पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। मीरस मोरो के सिर पे अपना फाइनल शॉट मारता है, लेकिन एंजल्स रूल के अकॉर्डिंग एंजल्स मॉर्टल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मीरस उसके दोस्त यानी गोकू की ओर देखता है और वो उसे कहता है वो इस गैलेक्सी पे आया था कॉस्की से ये गैलेक्सी पसंद है, ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्साइटमेंट से भरी पड़ी हुई है, प्लीज प्रोटेक्ट इट ऑल। उसके बाद मीरा एग्जिस्टेंस से इरेस हो जाता है। गोकू अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट होते हुए देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। गोकू अपने इमोशंस और अपनी गिल्ट के साथ पावर अप करता है और उसका रिग्रेट उसके लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है और वो अनलॉक कर देता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर था, जिसने मोरो को कम्प्लीटली आउट क्लास कर दिया था। इन दोनों की ऑफेंसिव और डिफेंसिव एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। गोकू मोरो के हर एक अटैक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर दे रहा था और गोकू और मोरो की स्ट्रेंथ के बीच की गैप तो बहुत ही ज़्यादा थी। गोकू ने बताया कि मोरो अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे वो लड़ चुका है। गोकू मोरो को सेंजुबिन देता है अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए। मोरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गोकू की छाती पे पंच मारता है, लेकिन इसका हाथ ही टूट जाता है। मोरो मीरस की पावर्स को यूज करता है और बन जाता है एंजेलिक मोरो, और वो एबल हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पावर्स को मैच करने के लिए। लेकिन जो भी हो, गोकू की पावर्स फिर भी बहुत ज़्यादा थी मोरो के कंपेयर में। मोरो अपने आप को पूरी गैलेक्सी के साथ फ्यूज कर लेता है, लेकिन गोकू मोरो को फिर भी डिफीट कर देता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो के साथ। और एक बार फिर गोकू आखिरी मॉडल था जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। ग्रेनोला आर्क में गोकू फाइट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स ग्रेनोला के साथ। ग्रेनोला ने नमेकियन ड्रैगन से विश मांगी थी कि उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन गोकू बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। वो एबल हुआ अपने अदर फॉर्म में अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के लिए। गोकू ग्रेनोला से फाइट करता है, जिसमें वो दिखाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बिल के हिसाब से यूज भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो, ग्रेनोला से भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एनिमी आने वाले थे फ्यूचर में, जो कि सच में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स था, जिसका नाम था गैस। गैस इतना ज़्यादा ओवर पावर था जिसने गोकू और वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अकेले संभाल लिया था। गैस के अगेंस्ट गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक न्यू वर्जन अनलॉक किया, जो कि था ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और इस फॉर्म में गोकू तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था सच में, और एक बार फिर साबित कर दिया इस सैयन के पास कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल मांगा गोकू स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू आउट ऑफ वर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। ऑलराइट देन, सो ये मैचअप तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोनों ही वॉरियर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स में, और इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फीट्स ऑलमोस्ट मल्टीवर्सल लेवल तक देखने को मिली है। और जहाँ पे एक तरफ साइतामा को एक अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में दिखाया गया है, दूसरी ओर गोकू को एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया गया है। सो ये दोनों ही बीइंग्स बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन है, जिस वजह से इन दोनों को कंपेयर करना प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। सो पहले मैं अगर बात करूँ स्ट्रेंथ की, सो इन दोनों ही कैरेक्टर्स ने बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस स्ट्रेंथ की फीट शो की है, बोथ एनिमे और स्पेशली मांगा में। लेकिन अगर मैं सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे गोकू ने कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट की और उसको डिफीट भी किया है। हालांकि साइतामा की ट्रू स्ट्रेंथ अभी तक देखने को नहीं मिली है और उसकी ट्रू पावर भी अभी तक अननोन है। लेकिन जितना हम लोगों को दिखाया गया है ना, गोकू यहाँ पे स्ट्रेंथ के मामले में साइतामा से आगे हो सकता है, यानी वो अपने मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में साइतामा को पीछे छोड़ सकता है स्ट्रेंथ के मामले में। अब अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स तबाही लेवल स्पीड पोजेस करते हैं। ये दोनों लाइट की स्पीड से इन्फिनाइट टाइम ज़्यादा फास्ट है और ये दोनों इनमेचेबल स्पीड को भी अचीव कर चुके हैं मांगा में। सो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड के मामले में तो ये एक टाई होगा, कॉज की इन दोनों की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इनको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गोकू कंपेरेटिवली ज़्यादा ड्यूरेबल है साइतामा के कंपेयर में। मोरो का हाथ टूट गया था, लेकिन गोकू को वो एक खरोच भी नहीं दे पाया था। लेकिन इन दोनों में से जीतेगा कौन, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के इंटरप्रिटेशन को ले रहे हो। अगर आप गोकू के मल्टीवर्सल लेवल इंटरप्रिटेशन को लोगे ना, तो यहाँ पे साइतामा यहाँ पे हरा सकता है गोकू को।
इस केस में साइतामा के पास 40 to 60% चांस होंगे गोकू को हराने के लिए। लेकिन आप अगर गोकू के आउटर वर्सल लेवल सिनारियोस को लोगे ना तो वो साइतामा को हाई डेप्थ में हरा देगा। यानी आउटर वर्सल सिनारियोस में भी ये बैटल थोड़ा सा क्लोज जा सकता है, कॉज की साइतामा अपने आप को बैटल के बीच में इवॉल्व करता है ब्रॉली की तरह। तो सिंपली बताओ तो साइतामा के पास थोड़े से चांस हो सकते हैं गोकू को हराने के लिए, लेकिन फिर भी ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं गोकू के सामने। और वन पंच मैन फैंस, सच्चाई तो ये है कि अभी के टाइम पे साइतामा ने उतने इंसान लेवल पे कोई भी फीट शो नहीं की है कि वो गोकू को हरा दे। लेकिन आप लोगों को दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर शायद से साइतामा गोकू को सरपास कर देगा और शायद से 5-10 साल बाद मैं ये बोलूँ गोकू कुछ भी नहीं है साइतामा के सामने। कॉज की मांगा में साइतामा की पावर लेवल्स गोकू के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और शायद से साइतामा गोकू को सरपास कर दे। लेकिन अभी के लिए ना गोकू स्टिल इन द टॉप। सो व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी लाइक। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और जाते जाते एक चीज जरूर बताना, क्या साइतामा गोकू को फ्यूचर में सरपास कर सकता है कि नहीं, और अगर कर सकता है तो आने वाले कितने सालों के अंदर वो कर सकता है।